Hello. Something went wrong with Yeah, sorry we got disconnected. So we were on functional cysts. Yes, so मैंने जैसे आपको समझाया कि am I visible? Yes, yes. You are. You just turned off. Now you are. I think you reversed your camera. Now it's fine. So I'll just brief the audience again. We have Dr. Santwan Mehta from Zydus Hospital, Ahmedabad. He's an he's a fertility specialist and a gynecologist, and he's here to solve all your doubts about ovarian cysts. Hello. Okay, so as we were discussing कि cyst का जो type होता है just a minute. Am I visible? Yes, you are. Okay, yes. Okay, so I was just telling that अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी फ्लूइड इकट्ठा होता है तो उसे हम सिस्ट कहते हैं। ये जैसे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है महिलाओं के, इसमें से अगर आप देखें ये बीच में गर्भाशय है और उसके दोनों साइड में अंडाशय यानी कि ओवरीज है। अगर फ्लूइड अंडाशय में इकट्ठा होता है तो इसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला और कॉमन टाइप है फंक्शनल हार्मोनल ओवेरियन सिस्ट। दूसरा टाइप रहता है बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर, यानी कि उसमें डर्मोइड सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक यानी कि चॉकलेट सिस्ट और कुछ सिरस सिस्ट एडिनोमा जैसे टाइप्स होते हैं। और तीसरा टाइप होता है मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर। अभी जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से मोस्ट ऑफ द महिलाओं में होता है। नॉर्मल पीरियड्स में कैसे होता है कि पीरियड के पहले दिनों में अंडाशय में से एक एग बनता है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है और लगभग 14 से 15 दिन के आसपास ये एग रिलीज हो जाता है। अगर इस दौरान महिला को प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर 2 वीक्स के बाद यानी कि 28 से 30 दिनों में महिलाओं को पीरियड आ जाता है और एक ऐसे पूरे साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहते हैं तो ये एग रिलीज न होने की बजाय अंडाशय में पानी इकट्ठा होने लगता है और उसमें ओवेरियन सिस्ट बनती है। इस प्रकार की ओवेरियन सिस्ट लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर जितनी बड़ी होती है और इसे हम हार्मोनल सिस्ट या फिर फॉलिकुलर फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। इसके यस राइट, इसके अलावा एक डर्मोइड सिस्ट होती है। डर्मोइड सिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार की सिस्ट है। ये लगभग यंग गर्ल्स में ज्यादा रहती है। जैसे कि इस सिस्ट में फ्लूइड के अलावा आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि फ्लूइड के अलावा डर्मोइड सिस्ट में बाल के गुच्छे, दांत या फिर बोन जैसी टिश्यू भी ग्रो होती है। एक्चुअली इस प्रकार की महिलाओं में ओवरीज में एम्ब्रियोनिक रेस्ट सेल्स यानी कि हमारे जो जर्म लाइंस होते हैं जिनमें से पूरा अपना शरीर बनता है, वो सभी जर्म लाइंस इकट्ठा रह जाते हैं। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये सभी टिश्यू ग्रो होती है और उसमें से डर्मोइड सिस्ट बनती है। डर्मोइड सिस्ट यूजुअली कोई पेन नहीं करती है या फिर उसके वजह से कोई कैंसर वगैरह का चांस भी नहीं रहता है। लेकिन डर्मोइड सिस्ट अगर बहुत बड़ी हो जाए तो फिर वो टॉर्जन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को कभी कभी अचानक से सीवियर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। इसी के साथ एक प्रकार की सिस्ट है जिसे एंडोमेट्रियोटिक यानी कि चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट
यानी कि एक एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है। नॉर्मली कैसा रहता है कि माहवारी का जो ब्लड होता है वो गर्भाशय में से निकल के वजाइना के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इन प्रकार के केसेस में माहवारी का ब्लड शरीर के बाहर जाने के बजाय बैकफ्लो होता है और अंडाशय में यानी कि ओवरी में जमा होता है। धीरे धीरे ये ब्लड ओवरी में इकट्ठा होने रहता है और वो ब्राउन कलर का बनता है। मतलब कि ब्राउन कलर का बनने की वजह से हम उसे एक इंटरेस्टिंग सा नाम चॉकलेट सिस्ट का नाम देते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। जिन महिलाओं में चॉकलेट सिस्ट होती है उनको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है। उनको कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ केसेस में तो इंजेक्शंस भी लेने पड़ सकते हैं। और इन केसेस में भी महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फिर उनको प्रेगनेंसी रुकने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। और जो तीसरा प्रकार है वो ओवेरियन कैंसर। यस, जो ओवेरियन कैंसर का टाइप है, यूजुअली ओवेरियन कैंसर इतना कॉमन नहीं है और मोस्टली ये 40 टू 45 इयर्स की ज्यादा की उम्र में महिलाओं में होता है। ओवेरियन कैंसर का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले फर्स्ट या सेकंड स्टेज में इन महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब प्रॉब्लम होता है तो ऑलरेडी ये कैंसर होता है वो तीसरे या चौथे स्टेज में फैल चुका होता है। इसकी वजह से ओवेरियन कैंसर को अर्ली केसेस में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना एक चैलेंज है, जिसके लिए हम कहते हैं कि महिला नियमित रूप से अपनी सोनोग्राफी और एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और ये कितना रेगुलर होना चाहिए एग्जामिनेशन? अगर 45 इयर्स के बाद अगर हम हर साल पे अगर एक बार सोनोग्राफी करवा ले तो ये सही रहता है। और जैसे अब आपने सिम्टम्स तो बता ही दिए कि कहीं बहुत दर्द होता है, यस, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यस, यस। तो ये किस वजह से बनने लगता है बॉडी में? ऐसी क्या सॉरी। किस क्या वजह है, क्या क्या होती है जिस वजह से ये बनने लगता है बॉडी में? यस। बनने लगता है या इंटरनली ही सब कुछ अपने आप? हाँ जी, आप बताइए। यस, सो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि रीजंस होते हैं। जैसे कि फंक्शनल सिस्ट है वो हार्मोन से डिस्टरबेंस की वजह से होती है। डर्मोइड सिस्ट है, इट्स अ जेनेटिक थिंग और ये कंजेनाइटली रहती है, वो बचपन से ही जन्म से ही रहती है। दूसरी प्रकार की जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट और वो सब सिस्ट है उसके भी कोई डेफिनेट रीजंस नहीं होते हैं कि कुछ खाने से पीने से वैसे नहीं होते, वो कुदरती रूप से ही बन जाती है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस में ही, अंजलि सरप्पा। सर, व्हाट जी। इज अ पैप स्मेयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस? Yes, it's a very good question. So, pap smear, जैसे if you can see this chart, this is the uterus, ठीक है, ये गर्भाशय है और ये गर्भाशय का मुख है जिसे हम मेडिकल टर्म में सर्विक्स कहते हैं। हाँ जी। पैप स्मीयर एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसकी वजह से हम सर्विक्स के आसपास यानी कि गर्भाशय के मुख के पानी की तपास कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम माइक्रोस्कोप में उसका स्टडी करते हैं। पेप्समियर से अगर सर्वाइकल कैंसर का चांस भविष्य में भी रहने वाला है तो हमें अभी से पता चल सकता है और उसके हिसाब से हम उस महिलाओं की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूजुअली हमारा ऐसा मेडिकल साइंस में ऐसी एडवाइस रहती है कि हर महिला की जो सेक्सुअली एक्टिव रहती है उन्हें साल भर में एक बार तो पेप्समियर का रिपोर्ट करवाना ही चाहिए, जिसकी इट्स लाइक अ बेसिक हेल्थ चेकअप। तो अगर पेप्समियर का रिपोर्ट अगर हम टाइम से करते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर के रिस्क से बच सकते हैं। यस। तो आपने बताया, अब जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस एक महिला के तौर पे क्या ले सकते हैं कि ये ओके। आगे फैले ना?
और कभी रिलैप्स भी ना हो? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मैं बताना चाहूंगा कि ओवेरियन सिस्ट एक्चुअली हार्मोनल डिस्टरबेंस के साथ बहुत ही रिलेशन में रहती है। तो सबसे पहले तो, और ये जो ओवरीज वगैरह रहती है ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, बाहर से हमें दिखते नहीं है। अगर आपको यहाँ हाथ में कुछ लगा है तो आप देख सकते हो, आपके घर वाले देख सकते हैं और आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो। ओवरीज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके बॉडी में बहुत ही साधारण से चेंज होंगे, जैसे कि पीरियड्स थोड़ी अनियमित होंगे, पीरियड के दौरान थोड़ा ज्यादा पेन होगा। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपके पीरियड में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसको आप इग्नोर मत करें, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं और इंटरनल अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो हम ओवेरियन सिस्ट को बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। साथ में ही आपकी पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका पीरियड्स रेगुलर है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी का हार्मोनल लेवल नॉर्मल है, स्टेबल है। तो उसके लिए आपको जंक फूड्स वगैरह कम खाना चाहिए, स्ट्रेस लेवल आपका कम रहना चाहिए, रेगुलर योगा, प्राणायाम, एरोबिक एक्सरसाइज, वो सभी चीजें आपको ज्यादा करनी चाहिए। आपकी स्लीप वेक साइकिल है वो एक रेगुलर रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस कम हो सकते हैं। एक और ऑडियंस में कोई सवाल पूछ रहा है कि ओवेरियन सिस्ट क्लियर हो जाने के बाद भी पीरियड के दौरान पेन ज़्यादा होता है, तो इज इट कनेक्टेड टू ओवेरियन सिस्ट? ओके, अच्छा, पीरियड के दौरान पेन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कभी कभी ये पेन ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी हो सकता है या फिर गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी ओवेरियन सिस्ट क्लियर हो गई है फिर भी आपको पेन होता है, तो हमें आपकी गर्भाशय की जांच करनी चाहिए। गर्भाशय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें देखना चाहिए। थोड़ा पेन तो प्रेग्नेंट पीरियड के दौरान रहना नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ ज्यादा होता है तो फिर हमें उसके लिए डेफिनेटली सोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिसके हिसाब से हमें पता चल सके कि ये जो पेन है वो सिस्ट के सिवाय कुछ और प्रॉब्लम तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। क्योंकि पीरियड के यस, दौरान पेन तो एक बहुत नॉर्मल बात है। कभी यस, कभी काफी यस, ज्यादा होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, डिफरेंशिएशन करना, इट इज लाइक यस, कॉम्प्लिकेशन, पता होना, पता नहीं चलेगा। यस, इट्स अ बेसिक थिंग। और मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, पीरियड के दौरान जैसे मैंने ये समझाया कि ये गर्भाशय का मुख होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, और पीरियड के दौरान क्या रहता है कि गर्भाशय की अंदर की पूरी जो दीवार है वो बाहर आने के लिए ट्राई करती है। तो पूरा गर्भाशय ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये गर्भाशय के मुख को ओपन करने के लिए ट्राई करता है। तो पीरियड के दौरान कुछ पेन होना तो स्वाभाविक है और वो सभी महिलाओं को होता है। लेकिन कुछ बार कैसा होता है कि पेन इतना सीवियर होता है कि महिलाओं को दवाइयां लेनी पड़ती है, एक दो दवाई से ज्यादा तीन चार दवाइयां लेनी पड़े, कभी कभी इंजेक्शंस भी लेना पड़ सके। या फिर कुछ महिलाएं अगर जॉब वगैरह करती है तो उनको जॉब में से छुट्टी लेनी पड़ती है। पेन, नॉर्मल पेन होता है वो सिर्फ एक या दो दिन तक ही रहता है, लेकिन जो सीवियर पेन रहता है वो आपको पीरियड शुरू होने से पहले से शुरू हो जाता है और पीरियड खत्म होने के बाद भी रहता है। ये सभी डेंजर साइंस है, ये सभी को आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल पेन नहीं है। इसके बारे में डेफिनेटली आपको कुछ ध्यान देना चाहिए और आपको यू शुड नॉट कंसिडर इट एज ए नॉर्मल थिंग। there must be something which is causing you this severe pain, and we have wonderful medications available with us. So I must say that अगर आपको इतना सीवियर पेन होता है तो there is no reason कि आप why should you suffer. आप अपनी सोनोग्राफी करवाएं, अच्छी दवाइयां लें और हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से you live your life. So my next question follows your last advice, that we have Yes, medicines, we have injections, but yes, sometimes these
these solutions may not work on women. So, what are the cases that require surgery? यस, सो जैसे मैंने बताया कि जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट रहती है, फॉलिकुलर हार्मोनल सिस्ट रहती है, उसमें तो मोस्टली आपको हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती है। ये हार्मोनल टैबलेट्स का लगभग 3 से 6 महीने का कोर्स करना रहता है और आप कंप्लीटली ओवेरियन सिस्ट से क्योर हो जाती है। लेकिन अगर कुछ सिस्ट है जिसकी साइज बहुत बड़ी है, यानी कि लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की साइज है, या फिर डर्मोइड सिस्ट है, या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो ये सभी सिस्ट में टैबलेट्स काम नहीं करती है। ना तो ये सभी सिस्ट अपने आप पिघल जाती है या क्योर हो जाती है। इन सभी सिस्ट में हमें सर्जरी करके इन सिस्ट को रिमूव करनी पड़ती है। सर्जरी में हमारा एम, ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक्चुअली ये सभी सिस्टें मोस्टली यंग गर्ल्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि ये गर्ल्स अनमैरिड होती है या फिर इन गर्ल्स को प्रेगनेंसी प्लान करनी अभी बाकी होती है। तो इन सभी केसेस में हमारे मेन 3 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ओवेरियन सिस्ट को कंप्लीटली रिमूव करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो नॉर्मल ओवरीज है, नॉर्मल अंडाशय है, कि जो आगे जाके प्रेगनेंसी के लिए काम में आ सकते, उसको कोई भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ओवेरियन सिस्ट कंप्लीटली रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्ट का रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को साथ में लेके हमें सर्जरी करके ये ओवेरियन सिस्ट रिमूव करनी रहती है, और ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हम लेप्रोस्कोपी से बहुत अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी का आपने बात किया, what जी, exactly is the surgery and how different is it from the traditional operation? यस, एक्चुअली जो ट्रेडिशनल सर्जरी हो रही थी उसमें क्या होता था कि महिलाओं के पेट में लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का बड़ा इंसिजन रखना पड़ता था और सिस्ट के पास जाके सिस्ट को निकालना रहता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये इतने बड़े इंसिजन की वजह से ऑपरेशन में ब्लीडिंग बहुत होता है। ऑपरेशन के बाद महिलाओं की रिकवरी बहुत कम होती है, धीमे होती है। 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और लगभग 1 से 2 महीने तक महिलाओं को बेड रेस्ट करना पड़ता है। सेम ऑपरेशन अभी लेप्रोस्कोपी से अगर किया जाए तो लेप्रोस्कोपी एक मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है, यानी कि उसमें शरीर पर कोई बड़े इंसिजन की जगह 1 सेंटीमीटर से भी छोटे 2 या 3 इंसिजन रखे जाते हैं और बहुत ही बारीकी से अच्छी तरह से ऑपरेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में हम हाई डेफिनेशन कैमरास यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं वो 20 टाइम्स मैग्नीफाइड रूप से हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल ओवरी और डिसीज पार्ट को अलग किया जा सकता है और सिर्फ डिसीज पार्ट को निकालकर नॉर्मल ओवरीज, अंडाशय को बचाया जा सकता है। और इस ऑपरेशन के छोटे इंसिजन की वजह से महिलाओं की रिकवरी भी बहुत ज्यादा जल्दी आती है, ब्लीडिंग कम होता है। महिलाओं को सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और लगभग 1 हफ्ते में तो वो अपना नॉर्मल रूटीन काम ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें किसी के प्रकार की लंबे समय तक आराम नहीं करना पड़ सकता है। In a fast-pacing world as ours, so laparoscopy is the need of the hour. एग्जैक्टली, अपने काम एग्जैक्टली। पे ध्यान देना है, because women of today they are unstoppable. Yes, and it's very difficult to, take rest for more than a week because uh, all the family members are dependent on the woman, right? And today our generation women are independent girls. They don't like to be dependent on anyone else. So laparoscopy has been devised for today's generation, today's youth only. That is very interesting Yes. and Yes, very exactly. new world technique. That is what I would say. Yes, So, yes. sir, one more question from Anjali. She asks, how teenagers are connected to hormonal change and how can they take care of their personal hygiene if they are sporty? Okay. How teenagers are connected to hormones? Yes, very good question. And
I wanted to discuss regarding this thing. Yes. See, teenagers, आज के, especially today's teenager, right? Usually अभी पीरियड लगभग 12-13 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जा रहा है. पर अगर आपके बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होना के बहुत चांसेस है. एंड स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड, इन आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल, वी हैव सो मेनी डिफरेंट चेंजेस दैट अफेक्ट्स योर हार्मोनल लेवल. सबसे इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज की टीनेज गर्ल्स में देखा जा सकता है वो है पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. एक्चुअली आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पीसीओडी एक डिसऑर्डर है, पर डोंट कंसिडर इट एज अ बिग डिसीज, बट कंसिडर एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इरेग्युलर लाइफस्टाइल. जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी आज की लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स, आपके बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं. उन सभी वजह से इन महिलाओं के पीरियड्स हर महीने आने की जगह पे 2 महीने पे, 3 महीने पे आते हैं. मैंने जैसे समझाया कि नॉर्मल, अगर आपके बॉडी के हार्मोन लेवल नॉर्मल है तो हर महीने में एक एग बनता है, वो रिलीज होता है और 28 या 30 दिन की साइकिल पे पीरियड आ जाता है. तो ये पूरा जो साइकिल है ये 28 to 30 डेज के आसपास होना चाहिए. लेकिन पीसीओडी के केसेस में हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से एक अंडा बनने की जगह पे मल्टीपल एग्स बनते हैं. पर ये मल्टीपल एग में से कोई भी एक मैच्योर एग नहीं होता है, कि जो मतलब कोई बड़ा एग नहीं होता है कि जो रिलीज हो सके. और पूरी अंडाशय में सिस्टिक चेंजेस होते हैं. मतलब कि पीसीओडी यानी कि पॉली, यानी एक से ज्यादा एग्स, सिस्टिक यानी सिस्ट वगैरह जैसे होते हैं. तो इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इसलिए कहते हैं कि अगर अपन सोनोग्राफी करें तो सोनोग्राफी में जैसे मोती के दाने, मोती की जैसे माला हो, अपीयरेंस मिलता है. And the second question was that how to take care of their hygiene if she is a sports person. Yes. For females, personal hygiene is of very paramount importance. Females में periods और periods की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. सो जब भी आपके पीरियड्स होते हैं, यू मस्ट यूज क्लीन सैनिटरी नैपकिन्स. दूसरा चीज है, आप जब भी यूरिन पास करने जाइए तो आपके जो पर्सनल पार्ट्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स है, उसको पानी से अच्छे से साफ करें, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. आपकी जेनाइटल ऑर्गन्स को ड्राई रखें, पसीना और वैसा न होने दें. जरूर पड़ने पर कुछ पाउडर होते हैं, वो पाउडर्स का इस्तेमाल करें. आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या डिस्चार्ज हो रहा है, सो थोड़ा बहुत पानी गिरना नॉर्मल बात है, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. ये डिस्चार्ज नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए आपको डेफिनेटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए. और इन्फेक्शन है तो उसको आप इग्नोर ना करें, उसको डेफिनेटली अच्छी तरह से ट्रीट करके आप अपने इन्फेक्शन को कम करें. जैसे आपने बताया कि कॉजेस तो आजकल की जो बहुत जो एक एंजाइटी वाली लाइफ है उसकी वजह से पीसीओडी होता है, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसकी वजह से जो हमारे बाहर एक्सटर्नली जो दिखता है, यस, वो हम कैसे टैकल करें वो सिम्टम्स. यस. सो मैंने जैसे बताया कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि इतना पीसीओडी आजकल प्रिविलेंट क्यों है. तो सबसे पहले तो हमारा जो डाइटरी हैबिट्स है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है. आज के यंग एज टीनेजर्स और यंग गर्ल्स है, दे आर हैविंग मोर ऑफ अ फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड. सो ये सब चीजें आपके हार्मोन को, बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं. दूसरा, अभी एक्सरसाइज का प्रमाण बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा बढ़ गया है. तीसरा, आजकल बहुत सारी गर्ल्स हायर एजुकेशन करती है, जॉब्स वगैरह में रहती है,
तो उसके वजह से मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अगेन रिलेशनशिप में भी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स होती है, उसके वजह से भी मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की स्लीप वेक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब है। रात रात भर व्हाट्सअप चैटिंग करना, मूवीज देखना, उसका भी प्रमाण बढ़ गया है। तो ये सभी चीजों की वजह से हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है। अब ये हार्मोनल डिस्टरबेंस से सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो आता है कि आपकी इन गर्ल्स की साइकिल्स इरेगुलर हो जाती है। 1 महीने की जगह 2 महीने पे, 3 महीने पे, कुछ कुछ गर्ल्स में तो उन्हें दवाइयां लेनी पड़ती है तभी उनको पीरियड्स आते हैं, वैसा होता है। हार्मोनल डिस्टरबेंस में एंड्रोजन लेवल का प्रमाण बढ़ जाता है। एंड्रोजन माने कि मेल हॉर्मोन्स होता है, जिसकी वजह से ये एंड्रोजन की वजह से आपकी स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाते हैं, फेशियल हेयर, हाथ पैरों में ज्यादा हेयर्स बढ़ जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ कई कई केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि जो आपके बॉडी में ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से आपको ओबेसिटी हो जाती है। मतलब कि ओबेसिटी होने की वजह से पीसीओएस होता है और पीसीओएस होने की वजह से सो ये सभी चीजें और ये सभी चीजें पीसीओडी की वजह से ये सभी सिम्टम्स महिलाओं में आ सकते हैं। तो आपने पीसीओडी के एक्सटर्नल इफेक्ट्स तो बताया, बट कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होता है? डज इट यस, समहाउ टू यस, कैंसर? यस। जैसे मैंने आपको बताया, पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल मैनिफेस्टेशन है। अगर पीसीओडी को सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आपकी आगे की लाइफ में भी इसके सभी इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि कोई गर्ल अगर 25 से 30 साल की होती है और उसे पीसीओडी है और वो अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है तो उसे प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। सेम 35 से 40 की उम्र पे पीसीओडी की वजह से आपको डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो सकती है। और आगे जाके एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है। सो इन सभी को अगर आप अच्छे से पीसीओडी को शुरू से ही आप मैनेज करें तो डेफिनेटली ये सभी चीज से आप बच सकते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि ये अर्बन लाइफ डिसऑर्डर है, यस, यस, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और आगे हम लाइफ मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर सिग्निफिकेंट यस। स्टेप्स दैट वी कैन? बेसिकली हमें मेरा ऐसा मानना है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये आपको आपकी लाइफ को पूरी तरह से मॉडिफाई करनी रहती है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको आपका वजन कम करना रहता है। एक्चुअली आपकी हाइट के हिसाब से आपका एक तय किया हुआ वजन रहता है। अगर आपका वजन उस रेंज में रहता है तो आपके पूरी बॉडी के हार्मोन नॉर्मल रहते हैं और हार्मोन रेगुलर रहते हैं। पर ये वजन भी आपको घटाने के लिए एक सिस्टमिक प्लान फॉलो करना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 10-15 किलो वजन एक साथ ही 2-3 महीने में कम कर दो। एक सिंपल रूल है, आपका जो भी वजन है उससे 10% वजन आपको कम करना चाहिए। जैसे कि किसी का वजन 70 केजीज है, तो अगर उनका वजन 7 से 8 किलो तक कम होता है तो उनके बॉडी के लिए सही रहता है। और ये भी आपको ये वजन कम करने के लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, वो सब ट्राई करना चाहिए। साथ में ही आपको आपके फूड हैबिट्स पे बहुत ध्यान रखना है। जंक फूड, प्रोसेस फूड कम करना है। फ्रेश फूड्स, फ्रेश फ्रूट जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें ज्यादा करनी है। एक्चुअली इन सभी फूड आइटम्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के हार्मोनल डिस्टरबेंस को रेगुलर कर सकते हैं। आपकी स्लीप वेक साइकिल है उसको भी आपको नॉर्मल करना चाहिए। अगर आप ये नॉर्मल रूटीन लाइफ फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ में ये मॉडिफिकेशन करते हैं, तो डेफिनेटली
आप पीसीओडी में से बाहर आ सकते हैं। और ट्रीटमेंट पीसीओडी इन केस किसी को कैंसर उसके उसकी वजह से होता है तो क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है? यस अगर कुछ यस पीसीओडी में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो अगर कुछ फीमेल्स को पीरियड्स की बहुत इरेगुलरिटी है तो हम उन महिलाओं में हार्मोनल टैबलेट्स शुरू करते हैं और लगभग 3 से 6 महीने तक का उन्हें कोर्स करना रहता है और उसके बाद दे कैन एक्सपेक्ट टू गेट देयर पीरियड्स नॉर्मल। साथ ही में अगर कुछ महिलाओं में एक्नी या फिर पिंपल्स की परेशानी ज्यादा है या फिर फेशियल हेयर और हाथ पैरों में हेयर की प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसके हिसाब से एंड्रोजन कम करने की कुछ दवाइयां भी हम शुरू करते हैं। उनके इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करते हैं और उनको डायबिटीज का तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसके हिसाब से उसकी भी कुछ दवाइयां देनी रहती हैं। जैसे आपने एंड्रोजनी बोला क्या देसी भाषा में उसे गर्मी कहते हैं, बॉडी में गर्मी होना? इट कैन बी सेड एंड्रोजन को गर्मी कैसा मतलब sorry I lost the connection. Yeah, please repeat the question. Yes, please. जैसे कि आपने कहा पीसी जब एक्सपेक्ट करने की बात आती है, जो फैमिली प्लानिंग होती है प्रेगनेंसी की, तो पीसीओडी उसमें भी अपना अफेक्ट करती है एंड इफ इट Yes. डज हाउ सो? Yes. जैसे मैंने बताया पीसीओडी में एग बनने में प्रॉब्लम रहती है तो नेचुरली अगर एग अच्छी क्वालिटी का नहीं बना हुआ है तो उन महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिड यू गेट माई आंसर? यस यस आई गेट। ओके। बट आपने ये भी कहा था कि बहुत सारे एग्स बन जाते हैं सिस्ट जैसे वो Yes, change it's like a yes. I'm glad that you asked me. एक्चुअली एक अच्छा एग जो होता है वो लगभग 18 से 20 mm की साइज का होता है। 18 to 20 mm साइज का। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में एग्स ज्यादा होते हैं लेकिन वो सभी छोटे छोटे होते हैं माने कि 4 to 6 mm की साइज का ही होता है। अभी ये जो 4 to 6 mm की साइज के हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड मैच्योर एग। इनमें से प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। यू आर गेटिंग इट? सो yes yes ये जो एग्स है दिस आर ऑफ नो यूज। सो इन महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है और इन केसेस में हम एक्चुअली स्पेसिफिक दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से ये छोटे छोटे एग्स का ग्रोथ हो सके और वो एक मैच्योर एग बन सके जिसमें से एक अच्छा बच्चा बनने के चांसेस होते हैं। सो इन प्रकार की महिलाओं को हम स्पेसिफिक एग्स बनने के लिए की दवाइयां मेडिसिन देते हैं। ये एक और सवाल है कि रिवर्सिबल डिसऑर्डर क्या होता है? सॉरी? रिवर्सिबल डिसऑर्डर? रिवर्सिबल डिसऑर्डर? यस। इट्स अ प्रीमेनोपॉजल? नो इस पीसीओडी या रिवर्सिबल डिसऑर्डर? ओ यस, अच्छा अच्छा। ओके, सो बेसिकली आई थिंक ये पूछना चाहते हैं कि क्या पीसीओडी से ट्रीट किया जा सकता है, पीसीओडी को क्योर किया जा सके? डेफिनेटली। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, मैंने जो कहा वो सब चीजों का ध्यान रखें, आपके खाने पीने में आपके वजन पे कंट्रोल करें तो डेफिनेटली पीसीओडी को आप रिवर्स कर सकते हैं। पीसीओडी से आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। लेकिन इस बार पर हमें यह भी समझना चाहिए कि पीसीओडी का रिकरेंस रेट भी बहुत है। माने एक बार पीसीओडी क्योर हो जाता है और फिर अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, आपका वजन बढ़ जाता है या फिर आपकी लाइफस्टाइल फिर से अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर से पीसीओडी आ सकता है। सो
आपको आपकी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप पीसीओएस से कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। यस। That answers all the PCOD questions. We have one more question from Anjali. ओके। Sir, can you please also tell us about premenopausal symptoms? यस। ओके। सो प्री मेनोपोजल सिम्टम्स यानी कि नॉर्मली महिलाओं के पीरियड लगभग 13-14 साल से शुरू होते हैं और लगभग 40 to 45 इयर्स या फिर 50 इयर्स के आसपास खत्म हो जाते हैं। तो महिलाओं के पीरियड मेनोपोज किसे कहते हैं? मेनोपोज यानी अगर आपके पीरियड्स कंप्लीटली 1 साल तक स्टॉप रहते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आप मेनोपोज में आ गए हैं। ठीक है। अभी ये मेनोपोज क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी जो अंडाशय है वो हार्मोन्स सीक्रेट करने का काम बंद कर देते हैं। तो आपके जो मेनोपोजल या पेरीमेनोपोजल जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। कुछ महिलाओं में ये टाइम पीरियड 6 महीने का होता है या फिर कुछ महिलाओं में ये प्री मेनोपोजल सिम्टम्स लगभग 4 साल तक भी होते हैं। सो इट्स अ रेंज, पूरी रेंज में आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। सो ये सिम्टम्स कैसे होते हैं कि सबसे पहले आपकी मूड चेंजेस होते हैं, आपको एंजाइटी रहती है, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपको गुस्सा आने लगता है, कहीं पे भी अगर मतलब कुछ भी आपकी फेवर में नहीं होता है तो आप गुस्से हो जाते हैं। दूसरा आता है कि आपको पसीना, गर्मी बहुत लगती है, फेस में अचानक से गरम करंट आते हो, जिसको हम मेडिकल टर्म में हॉट फ्लश कहते हैं, वैसा होने लगता है। आपकी हेयर, आपकी स्किन, उस सब की क्वालिटी कम होने लगती है। आपको बैक पेन, नी पेन वगैरह सब चालू हो जाता है। सो ये सभी चीजें प्री मेनोपोजल सिम्टम्स कहते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि क्या इससे बच सकते हैं अपन? क्या कैन वी गेट रिड ऑफ दिस थिंग? डेफिनेटली, सर्टनली यू कैन गेट रिड ऑफ दिस पॉइंट्स। एक्चुअली अभी अगर आप देखें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। आज अगर देखें तो लगभग 70 to 75 इयर्स तक आप अच्छे से हेल्दी तरीके से जी सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो मेनोपोज तो 40-45 इयर्स के बाद आ जाता है, तो आपकी अभी भी 1/3 से 2/3 लाइफ तो अभी बाकी है। सो आपको डेफिनेटली इस के लिए एक एक्टिव प्रयास करना चाहिए। मैंने जैसे बोला कि 40-45 इयर्स से ही आपको डेली योगा, प्राणायाम, एरो स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, वो सभी चीजें करनी चाहिए। आपके बॉडी के वजन को कंट्रोल करना चाहिए। चीजों की वजह से स्लोली ग्रेजुअली आपके हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल रहता है और आपका जो प्री मेनोपोजल या फिर जो मेनोपोजल ट्रांजिशन रहता है वो स्मूथ रहता है और आपको ये जो सब सिम्टम्स है उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आपको कोई सिम्टम्स से परेशान नहीं होना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं, सो वी डू हैव वेरी वंडरफुल ड्रग्स विच आर बेसिकली नेचुरल हार्मोनल सप्लीमेंट्स ओनली। और इन दवाइयों की मदद से आपको जो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स की कमी होती है उसको हम पूरा कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। Thank you. यस। There's one more question. ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, PCOS और PCOD, इन दोनों में डिफरेंस? I must say we have got a very wonderful audience. Yes. Okay. Yes. So basically, what is I'll just these both are the short terms. So I'll give you the full terms for it. PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और दूसरा है PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। So PCOD is more or less related to the ovary thing. You understand? और अगर पीसीओडी को कंट्रोल ना किया जाए तो वो बॉडी की दूसरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्टेरॉल का लेवल ज्यादा होना, वो सब चीजें भी हो जाती है. सो बेसिकली इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वन सिंड्रोम टू द अदर सिंड्रोम. सो पीसीओएस इज अ बिगर पिक्चर देन द पीसीओडी. So, a few last set of questions. It Yes, is please about go ahead. ovarian cancer. So, Sorry. what is an ovarian cancer? Yes. The definition, how dangerous it is, and how can one be saved from ovarian cancer? Yes, as I said earlier also that ओवेरियन कैंसर, एक्चुअली ओवेरियन कैंसर बहुत इतना कॉमन नहीं है, पर ओवेरियन कैंसर इज वेरी डेंजरस थिंग. द रीजन बीइंग कि उसको पहले के स्टेजेस में उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑलरेडी ओवेरियन कैंसर थर्ड या फोर्थ स्टेज, यानी कि शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुका होता है. सो ओवेरियन कैंसर के लिए हमें हमेशा से जागृत रहना चाहिए. इसके लिए मैंने जैसे समझाया कि नियमित रूप से महिलाओं को अपनी सोनोग्राफी करवानी चाहिए पीरियड्स में, और पीरियड्स में कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर ओवेरियन कैंसर होता है तो उसको उसके स्टेज के हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं. अगर अर्ली स्टेज का ओवेरियन कैंसर है तो उसमें सर्जरी करनी रहती है, और सर्जरी के हिसाब से हम सभी ऑर्गन्स जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है उसको निकाल सकते हैं. लेकिन अगर ओवेरियन कैंसर एडवांस स्टेज का है तो उसके स्टेज के हिसाब से हमें शायद कीमोथेरेपी और साथ में सर्जरी दोनों का दोनों की मदद लेनी पड़ सकती है. Thank you so much, doctor. I mean, these were questions. You know, this is something that we should be taught in school. क्योंकि ये ही एक जीवन की पूरी Yes, जिंदगी हमें इसके definitely. साथ जीना है. Yes. And removing that taboo from these conservative questions, we would like to Yes. thank you for your time and all the information that you've granted us with. Thank you very much. With this, I would like to wrap up today's live, and I would like to thank everyone in the audience who have come up with certain creative questions. And Yes, definitely. thank you for joining. Thank you, doctor. Yes, I would also like to thank Rajasthan Studio for giving us this wonderful opportunity to connect with you all. And as I told that this ovarian things and uterine things are very well, there are so many myths regarding them. और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हॉस्पिटल में जाए तो अननेसेसरी बहुत सारे टेस्ट करवाने रहते हैं. लेकिन मैं इन सबको कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास बहुत सारी डायग्नोस्टिक मेथड है, बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छी सर्जरी करने की, जैसे मैंने बताया लेप्रोस्कोपी है, सर्जरी करने की मेथड है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से जी सकते हो. And you should not avoid going to the hospital, and you should take maximum advantage of all these advances made in the medical science. Okay, thank you very much. Thank you for this last note, and we are Yeah. glad to have you. Yes, okay, have a wonderful day. Thank you. Have a good day. Bye. Sure. Thank you everyone who joined us for this Instagram live. This is Rajasthan Studio taking off now.